हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत कई सारे टॉपिक आते हैं जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, छायावाद, उत्तर युग, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से हमने आपको भारतेंदु युग कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। और जो हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का आज हम भाग 3 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको करा दी है द्विवेदी युग से। पहली क्लास में मैंने कंप्लीट थ्योरी आपको कराई है द्विवेदी युग की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की संभावना रहती है। तो इसलिए थ्योरी की क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा। सेकंड क्लास में मैंने इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपको कराए थे और आज हम जो भी बाकी क्वेश्चन बच गए थे इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आज हम वे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बन रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द्विवेदी युग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें, द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 इसका समय माना जाता है। कहीं कहीं आपको इसका समय 1900 से 1920 भी देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। अगर ये आ जाए तो ये भी सही है और 1900 से 1920 आ जाए ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको अपने कमेंट बॉक्स में पूछा था, लेकिन आपने किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे और आज हम इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। तो हमारा 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? आपको बताना है कि इन रचनाओं में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? अशोक के फूल, नैषधीय चरित चर्चा, नील देवी, चिता के फूल। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो हमारा आंसर है सेकंड, नैषधीय चरित चर्चा। ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हीं के नाम पर क्या हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण भी किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्हें द्विवेदी युग का कर्णधार भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का कर्णधार, युग विधायक किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरस्वती पत्रिका के संपादक में। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया है 1903 से 1920 तक ये क्या रहे? सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है सरस्वती पत्रिका में इनके द्वारा। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। अगर हम अशोक के फूल की बात करें, ये किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी अशोक के फूल। नील देवी की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना सत्य हरिश्चंद्र भी है और नील देवी, इन्होंने इन दोनों रचनाओं में क्या किया था? अभिनय किया था और इसलिए भारतेंदु को रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। इनका नाटक मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक रहे अंधेर नगरी, चौपट राजा। और भारतेंदु को क्या कहा जाता है? प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, रंगमंच का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो अभी ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगर हम चिता के फूल की बात करें, ये किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बेनीपुरी की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आज की क्लास में आपके एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो आज वीडियो क्लिक करो तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? आपको बताना है कि जो भारत भारती जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रही है द्विवेदी युग की, उसमें किस भावना की रूपरेखा की प्रस्तुत की गई है? प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना या दैत्य भावना? बताइए। अगर हम भारत भारती की बात करें, ये एक क्या रही है? ये क्रांतिकारी रचना रही है। भारत भारती कैसी रचना रही है? क्रांतिकारी रचना रही है।
अगर हम इसके रचनाकार की बात करें और इसमें किसी भावना क्रांतिकारी रचना रही तो इसमें राष्ट्रीय भावना आपको क्या है, इसमें रूपरेखा इसमें क्या की गई, राष्ट्रीय भावना की प्रस्तुत की गई है। भारत भारती की रचना की बात करें 1912 में इसकी रचना किसके द्वारा की गई, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसकी रचना की गई। और भारत भारती पर इन्हें महात्मा गांधी द्वारा, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पर महात्मा गांधी द्वारा इन्हें क्या दी गई, राष्ट्रकवि की उपाधि भी भारत भारती पर दी गई महात्मा गांधी द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई, तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना पर महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई। और इन्हें राष्ट्रीय काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और भारत भारती इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही जिसकी रचना 1912 में इनके द्वारा की गई। अगर हम प्रेम भावना की बात करें तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिली, रीतिकाल में आपको देखने को मिली, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान रहा है और ये वहाँ पर आपको प्रेम भावना देखने को मिली। भक्ति भावना की बात करें तो आपको भक्ति काल में भक्ति भावना भी आपको देखने को मिली। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसा गृहस्थ जीवन सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है, आपको ये बताना है। तो ये किस कवि में मिलता है, तो एक मिलता है मैथिली शरण गुप्त में। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। और इनकी रचना की बात करें भारत भारती इनकी रचना रही है। पंचवटी, साकेत, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी रचना साकेत, यशोधरा भी इन्हीं की रचना है। प्रिय प्रवास, इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। तो आपको ध्यान रखना है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, प्रिय प्रवास। आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और तब आपको मेरी याद आएगी कि हाँ मैडम ने ये पढ़ाया था हमें। तो अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है उर्वशी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। हुंकार भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। जो भी मैं आपको लिखा रही हूँ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। रेणुका, हुंकार, उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगर हम वही श्रीधर पाठक की बात करें, एकांतवासी योगी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वनाष्टक इन्हीं की रचना है। वनाष्टक, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी भी किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है, समालोचना दर्श किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या रामनरेश त्रिपाठी। बताइए, हिंदी के जो मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया, आपको ये बताना है। तो हमारा आंसर जो सही रहने वाला है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्हें द्विवेदी युग का कर्णधार, द्विवेदी युग का नामकरण भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1903 से 1920 तक इस सरस्वती पत्रिका के क्या रहे, संपादक भी रहे। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करें, रसज्ञ रंजन किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार विमर्श, नाट्यशास्त्र, नैषधीय चरित्र चर्चा, ये भी सभी किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। वहीं अगर हम जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें, हिंडोला
गंगा लेरी। हिंडोला गंगा लेरी किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। श्रीधर पाठक की बात करें, वनाष्टक कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा इन्हीं की रचना है। वनाष्टक भी इन्हीं की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें, पथिक, पथिक मिलन, मिलन इन्हीं की रचना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी रचनाएं यहाँ पर क्लास में ही याद होने वाली है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करते हुए चलेगा। जो भी मैं आपको ये रचनाएं लिखवा रही हूँ ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये सभी ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? उद्धव शतक, एकांतवासी योगी, जयद्रथ वध, वैदेही वनवास। आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां है ये कहाँ से ली गई है। कभी कभी आपसे इसके आपको पंक्तियां दे देगा और आपको इसके लेखक के बारे में भी पूछ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको, अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये किस काव्य ये पंक्तियाँ कहाँ से, किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ जयद्रथ वध से ली गई है। अगर हम जयद्रथ वध की बात करें, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उद्धव शतक की बात करें, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। एकांतवासी योगी की बात करें, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक की रचना है। वैदेही वनवास की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है वैदेही वनवास। ये भी आप नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। आपको बताना है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता रही है। तो अगर हम इतिवृत्तात्मकता की बात करें तो ये द्विवेदी युग की क्या रही है? प्रमुख विशेषता रही है। अगर हम द्विवेदी युग का समय की बात करें, 1900 से 1918 इसका समय आपको देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं आपको इसका समय 1900 से 1920 भी आपको इसका समय देखने को मिल जाता है। तो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। वही छायावादी युग की बात करें, 1920 से 1936 ईस्वी का जो समय रहा है वो छायावादी युग का रहा है। प्रगतिवादी युग का बात करें, 1936 से 1943 ईस्वी इसका समय रहा है। वही भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी का जो समय रहा है भारतेंदु युग का रहा है। कहीं कहीं आपको 1857 भी देखने को मिल जाता है और 1868 भी आपको देखने को मिल जाता है भारतेंदु युग का समय। अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग समय सीमा बताई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक। आपको बताना है कि द्विवेदी युग के सर्वप्रथम प्रगीतकार माने जाते हैं। बताइए कौन माने जाते हैं? अगर हम द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार की बात करें तो ये माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की। पूजा के फूल, पूजा के फूल दोनों ही रचना इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कानन कुसुम और पूजा के फूल। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, भारत भारती, भारत भारती जो इनकी एक क्रांतिकारी रचना रही है जिस पर महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई थी। इसकी रचना इन्होंने 1912 में की। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करें, प्रेम पच्चीसी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पच्चीसी किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। श्रीधर पाठक की बात करें, गुणवंत हेमंत इनकी रचना है। एकांतवासी योगी भी इन्हीं की रचना है। वनाष्टक, वनाष्टक भी इन्हीं की रचना है, श्रीधर पाठक की।
तो आप ये भी नोट करते हुए चलना है। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को शेयर करने में और लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। आप इस कंजूसी को छोड़कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो बताइए, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वप्रथम किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? निबंधकार के रूप में, मुक्तकार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, परगीतकार के रूप में। आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वप्रथम किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? तो किस रूप में देखने को मिलता है? ये प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें, मैथिली शरण गुप्त की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है रंग में भंग। रंग में भंग, जिसकी रचना इन्होंने 1909 में की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखता है, जय धरत वध, वे भी इन्हीं की रचना है। जय धरत वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसकी रचना इन्होंने 1910 में की। किसान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जो भी मैं आपको इनकी रचनाएं लिखा रही हूँ, आपको सभी याद करनी है। एक ना एक रचना आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। भारत भारती एक क्रांतिकारी रचना रही है और इस पर महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई थी 1912 ईस्वी में। द्वापर जिसकी रचना इन्होंने 1936 में की। यशोधरा इसकी रचना इन्होंने 1932 में की। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है, मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाएं जो मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। आपको एक ना एक रचना इनकी जरूर देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। अगर हम इनकी रचना की बात करें, रंग में भंग 1909 में इसकी रचना की, जय धरत वध 1910, किसान 1917, भारत भारती 1912, द्वापर 1936, यशोधरा की रचना इन्होंने 1932 में की। आप सभी पॉइंट नोट करते हुए चलेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा, पंचवटी, साकेत या विष्णुप्रिया? बताइए निम्नलिखित रचनाओं में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो हमारा आंसर है पंचवटी। पंचवटी रचना इनकी नायिका प्रधान रचना नहीं है। इसकी रचना, पंचवटी की बात करें 1923 में इन्होंने इसकी रचना की और ये नायिका प्रधान रचना नहीं रही। यशोधरा की बात करें, यशोधरा की रचना इन्होंने 1932 में इसकी रचना की। अगर हम इसकी नायिका की बात करें, बुद्ध की पत्नी यशोधरा का इसमें नायिका के रूप में वर्णन किया गया है, इसलिए यशोधरा नायिका प्रधान रचना इनकी रही है। साकेत की बात करें, साकेत की रचना इन्होंने 1931 में साकेत की रचना की, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का इन्होंने नायिका के रूप में क्या है, वर्णन किया है। तो साकेत भी इनकी क्या रही है, नायिका प्रधान रचना रही है। वहीं विष्णुप्रिया की बात करें 1957 में विष्णुप्रिया की इन्होंने रचना की, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत जो चैतन्य महाप्रभु हुए हैं उनकी पत्नी विष्णुप्रिया का इन्होंने क्या किया है, इसमें नायिका के रूप में वर्णन किया है। इसलिए विष्णुप्रिया भी इनकी क्या रही है, नायिका प्रधान रचना रही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन सही है पंचवटी, इसलिए नायिका प्रधान रचना नहीं रही है। तो आप सभी रचनाएं इनकी ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राई कृष्ण दास। अब यहाँ पर इनका पूरा नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। आपको बताना है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। बताइए। तो हमारा आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये क्या रहे, आधुनिक काल के ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, उद्धव शतक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी, उद्धव शतक, गंगा लहरी, हिंडोला, उद्धव शतक, गंगा लहरी, हिंडोला किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगर हम वही बाबू श्याम सुंदर दास की बात करें, इनकी रचना है भाषा रहस्य, नीति शिक्षा,
नीति शिक्षा किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई कोई इनकी रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राय कृष्ण दास की बात करें, भावुक किसकी रचना है? राय कृष्ण दास की। साधना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे। आपके 30 क्वेश्चन में आपके 100+ क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनने वाले हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन मैंने बनाए। श्याम सुंदर दास की भाषा रहस्य 2 क्वेश्चन ये बन गए। नीति शिक्षा इनकी रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक, गंगा लहरी, हिंडोला 3 ये बन गए। 5 क्वेश्चन हो गए। भावुक साधना किसकी है? राय कृष्ण दास की। उसने कहा था। ये आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपको इतना बेहतर से बेहतर हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो 41वां क्वेश्चन है, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से कितनी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं ये पंक्तियाँ। आपको बताना है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई है। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें, तो इनकी रचना क्या रही है? यशोधरा, साकेत, पंचवटी, विष्णुप्रिया किसकी रचना रही है? मैथिली शरण गुप्त की रचना रही है। अगर हम इनके गुरु की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनके गुरु के बारे में पूछ लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और रचना मैंने आपको बता दी है। इनकी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचवटी, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आप ये सभी नोट करते हुए चलिएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगर हम वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें, हरिओद की ने क्या दी गई थी? उपाधि मिली हुई थी और इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। वहीं अगर हम इनकी बात करें, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहा है इनका प्रिय परिवास, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय परिवास। और ये क्वेश्चन बिहार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि, सूरदास ने किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो हमारा आंसर क्या है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है। तो अगर हम भुजंग भूषण भट्टाचार्य की बात करें, इन्होंने छद्म नाम से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और किसके ऊपर लिखा गया है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये स्त्रियों के ऊपर लिखा गया है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्हें द्विवेदी युग का कर्णधार युग विधायक भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास की बात करें, वनिता विनोद इनकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है वनिता विनोद। किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी संस्कृति के 4 अध्याय। कितनी बार एग्जाम पूछी जाती है? संस्कृति के 4 अध्याय। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, भारत भारती क्या रही है? इनकी क्रांतिकारी रचना रही है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि इसी की रचना पर महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 43वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उद्धव शतक किससे संबंधित है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताना है कि उद्धव शतक जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है, उसके लेखक कौन है? बताइए उद्धव शतक किससे संबंधित है?
तो हमारा आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। किससे संबंधित है? उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगर हम इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने उर्दू में किस उपनाम से रचना की थी, तो इन्होंने उर्दू में जकी उपनाम से क्या की थी? जकी उपनाम से क्या की थी इन्होंने? उपनाम से उर्दू में क्या किया करते थे? रचनाएं किया करते थे। और अगर हम इनकी बात करें, इन्हें श्याम सुंदर दास द्वारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इन्हें श्याम सुंदर दास द्वारा ब्रज भाषा का टेनिसन, इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा का टेनिसन किसके द्वारा कहा गया है? श्याम सुंदर दास द्वारा कहा गया है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये जकी उपनाम से क्या क्या करते थे? उर्दू में रचना किया करते थे। अगर हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें, इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है चोखे चौपदे, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, यशोधरा साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, रेणुका, हुंकार, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको बताना है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? त्रिशूल, जकी, मधुप या कलाधर? तो किस नाम से किया है? मधुप के उपनाम से इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किया है, मधुप नाम से। अगर हम वहीं त्रिशूल की बात करें, तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का क्या था उपनाम? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और इन्होंने राष्ट्र प्रेम की रचनाएं जो की है वे त्रिशूल नाम से की है। स्नेही भी इनका क्या था? उपनाम था। अगर हम जकी की बात करें, जकी उपनाम से उर्दू में रचना कौन किया करते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये क्या किया करते थे? उर्दू में जकी नाम से रचना किया करते थे। कलाधर की बात करें, कलाधर किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? कलाधर के नाम से जाना जाता है। ये कलाधर के नाम से क्या क्या करते थे? रचनाएं किया करते थे। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से किया करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की जो कविताएं लिखते थे वे किस उपनाम से किया करते थे? कवि सम्राट, रसिकेंद्र या राष्ट्रकवि, त्रिशूल या साहित्य सुधाकर? बताइए किस उपनाम से किया करते थे? तो किस उपनाम से किया करते थे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो ये त्रिशूल उपनाम से क्या किया करते थे? राष्ट्र प्रेम की कविताएं किया करते थे। अगर हम वही इनकी बात करें, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करें, इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है प्रेम पचीसी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। कृषक करंदन भी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। राष्ट्रीय वीणा भी इन्हीं की रचना है। अगर हम कवि सम्राट की बात करें, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को क्या कहा जाता है? कवि सम्राट कहा जाता है। रसिकेंद्र और राष्ट्रकवि किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पर महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रकवि भी कहा गया है। राष्ट्रकवि की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी मैथिली शरण गुप्त को। अगर हम साहित्य सुधाकर की बात करें, किसे कहा जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर को। नाथूराम शर्मा शंकर को क्या कहा जाता है? साहित्य सुधाकर। आप ये सभी नोट करते हुए चलिएगा, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लाइक करने में ज़्यादा कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक है? इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए।
कंजूसी करने से काम नहीं चलता, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हम आपको इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा, भारत भारती, साकेत या विष्णुप्रिया? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त का ऐसा कौन सा लोकप्रिय ग्रंथ रहा है जो इनकी लोकप्रियता का मूल आधार बनाए। कौन सा बनाए? भारत भारती। अगर हम भारत भारती की बात करें, ये कैसी रही है? क्रांतिकारी क्या रही है? क्रांतिकारी इनकी रचना रही है, जिस पर महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्रकवि की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ये भी आप ध्यान रखते चलना है। अगर हम यशोधरा की बात करें, इसकी रचना इन्होंने 1932 में इन्होंने यशोधरा की रचना की, साकेत 1931 में, और विष्णुप्रिया की रचना इन्होंने 1957 में की। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आपको बताना है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताते हुए चलना है। बताइए ऐसा कौन सा कवि है जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी का कवि कहा गया है? तो हमारा आंसर है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगर हम इनकी बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी। अगर हम इनके पत्र की बात करें, इन्होंने 2 पत्र लिखे हैं, बंगवासी जो भाषा गढ़ने के टकसाल भी कहा गया है। बंगवासी को क्या कहा गया है? भाषा गढ़ने की टकसाल। और भारत मित्र, इन्होंने 2 पत्र लिखे हैं, भारत मित्र और बंगवासी। बंगवासी को क्या कहा गया है? इनके पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल। आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही शिव शंभू के चिट्ठे, और कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है इनकी शिव शंभू के चिट्ठे। जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है जो इन्होंने प्रकाशन किया, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, साकेत, यशोधरा, इन्हीं की रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 48वां क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला जीवनी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना है कि हिंदी कोविद रत्नमाला जीवनी किसकी है? बताइए किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की। हमारा आंसर है ये सही, बाबू श्याम सुंदर दास। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास की। वही हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, कुटुज, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी कुटुज। कल्पलता इनकी रचना। रामनरेश त्रिपाठी की बात करें, पथिक, मिलन, स्वप्न, किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, रसज्ञ रंजन। चलिए आगे देखते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा गया है? ऑप्शन 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन 2, इनमें सभी कवि सुधारवादी थे। ऑप्शन 3, इस युग में काव्य और भाषा में सुधार की प्रवृत्ति मुख्य थी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और आपको ये भी बताना है कि जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को किसके द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है। बताइए क्यों कहा गया है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल?
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस युग में काव्य और भाषा में सुधार की प्रवृत्ति की क्या थी, मुख्य थी। तो हमारा आंसर क्या सही है, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसके द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है, बाला बोधिनी, कविवचन सुधा, सरस्वती या ब्राह्मण। आपको बताना है कि किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को द्विवेदी युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर सही क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती। सरस्वती पत्रिका को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत इसके प्रकाशन की कब से हो गई थी, तो ये शुरू हो गया प्रकाशन इसका 1901 से, लेकिन बीच में ये बंद हो गई थी। लेकिन बाद में अगर हम इसकी बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके संपादक ये रहे हैं सरस्वती पत्रिका के 1903 से 1920 तक क्या रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरस्वती पत्रिका के संपादक में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और द्विवेदी युग का कर्णधार, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है और इन्हें युग विधायक भी इन्हीं कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आप ये भी नोट करते हुए चलना है। बाला बोधनी और कविवचन सुधा की बात करें, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इन्हें प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, यात्रा वृत्तांतकार, पत्रकार और रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम ब्राह्मण की बात करें, ये किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र। आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है और इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो हम सीरीज हमने चला रखी है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के प्रथम एक वर्ष के संपादन करने में संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें, जो पहला प्रथम एक वर्ष का जो इसका संपादन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो ये किया गया था संपादक मंडल के द्वारा। अब आपको ये बताना है कि उस संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा आंसर सही है, उपरोक्त सभी। अगर हम इसके संपादक मंडल की बात करें, जो प्रथम एक वर्ष का जो समय रहा है सरस्वती पत्रिका का प्रथम एक वर्ष, वो किसके द्वारा किया गया है, संपादक मंडल के। उस संपादक मंडल में कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे। 3 तो यही थे, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास। और हम नेक्स्ट 4th की बात करें, और कौन थे, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये 5 व्यक्ति इसके संपादक मंडल में थे। आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। प्रथम एक वर्ष में जो इसका संपादक एक वर्ष जो प्रथम संपादक किया गया वो संपादक मंडल के द्वारा किया गया, उसमें 5 व्यक्ति थे, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम इसकी बात करें, प्रथम जो संपादक किया गया है वो कब से कब तक किया गया था, सरस्वती पत्रिका का 1900 से 1901 तक इसका संपादक मंडल द्वारा किया गया था। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 52वां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक का विश्वकोश कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कितनी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये, और पूछा भी गया है और आगे भी आने की संभावना है। बाला बोधिनी, ब्राह्मण, सरस्वती पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक का विश्वकोश कहा है। तो हमारा आंसर है सरस्वती पत्रिका को। अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा इसका संपादन कब से कब तक किया गया है, 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का क्या कहा जाता है, कर्णधार। अगर हम बाला बोधिनी की बात करें, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की
पत्रिका रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका रही है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, बाला बोधनी थे, बाला बोधनी से के स्त्री शिक्षा की बात किस पत्रिका में कही गई है। तो स्त्रियों की जो शिक्षा की बात कही गई है, जो किस पत्रिका में कही गई है, बाला बोधनी में कही गई है। अगर हम ब्राह्मण की बात करें, प्रताप नारायण मिश्र, किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। आनंद कादम्बनी की बात करें, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की क्या है पत्रिका, आनंद कादम्बनी। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्तियां कौन सी है। इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीयता की भावना एवं मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, तीनों काव्यों की रचना या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्तियां कौन सी है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है इसमें, ये सभी क्या है द्विवेदी युग की विशेषता रही है। इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय की भावना व मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्यों में तीनों, इनमें काव्य रचनाएं कहाँ पर देखने को मिली आपको, द्विवेदी युग में देखने को मिली। तो उपरोक्त सभी कथन हमारे सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताई गई हिंदी की पहली कहानी इंदुमती जो 1900 ईस्वी में किस पत्रिका में छपी थी। कविवचन, सुधा, हंस, सरस्वती या समालोचक। आपको बताना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी आने की संभावना है। और एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कौन सी पहली हिंदी की कहानी बताई गई, वो इंदुमती बताई गई है। और किस वर्ष में छपी थी, ये 1900 ईस्वी में छपी थी। आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। आपको बताना है कि किस पत्रिका में ये 1900 ईस्वी में छपी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताई गई हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें, सरस्वती पत्रिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये इसके कब से कब तक संपादक रहे हैं, ये 1903 से 1920 ईस्वी तक क्या रहे, इसके संपादक रहे। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हें द्विवेदी युग का कर्णधार, द्विवेदी युग का युग विधायक भी कहा जाता है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है द्विवेदी युग में और सरस्वती पत्रिका में। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम कविवचन सुधा की बात करें, कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। और अगर हम इसकी बात करें, कविवचन सुधा के प्रकाशन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 में किसका प्रकाशन हुआ था, कविवचन सुधा का प्रकाशन से ही भारतेंदु युग का समय किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम भारतेंदु की बात करें, भारतेंदु को प्रथम निबंधकार, रंगमंच का जनक, प्रथम नाटककार भी नहीं कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम हंस की बात करें, हंस किसके, ये प्रेमचंद की पत्रिका है। ये किसकी पत्रिका है, ये प्रेमचंद की पत्रिका है। समालोचक की बात करें, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां है और आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ऐसी रचनाएं, ऐसी पंक्तियां कौन लिख सकता है। आपको ये बताना है कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर या राम नरेश त्रिपाठी। आपको बताना है ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, ये पंक्तियाँ है नाथूराम शर्मा शंकर की द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, भारत भारती क्रांतिकारी रचना रही है द्वापर भी इन्हीं की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें, चोखे चौपदे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना रही है। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें, ग्राम्य गीत, पथिक इन्हीं की रचना है। पथिक, मिलन, ग्राम्य दीप, स्वप्न किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 56वां क्वेश्चन है हमारा, काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। आपको बताना है काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है। तो किसकी रचना है ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगर हम इनकी बात करें, इनकी रचना है हिंदी नवरत्न, विचार विमर्श किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। विचार
विमर्श, विचार विमर्श। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सरस्वती के संपादक रहे हैं 1903 से 1920 ईस्वी तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, बकरी विलाप, बंदर सभा, ये किसकी रचना रही है? प्रेम माधुरी। नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना रही है। दिनकर की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर की, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, ये सब किसकी रचना रही है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। श्रीधर पाठक की बात करें, एकांतवासी योगी, वनाष्टक, वनाष्टक, इन्हीं की रचना रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन है हमारा, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ाओगा, छूटी बटुवन दूध दुहा, इन हाथन धारन कबहू दूहत माँ टूटी। किसकी पंक्तियाँ है? राम वृक्ष बेनपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है कि भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ाऊगा, छूटी बटुवन दूध दुहा, इन हाथन धारन कबहू दूहत माँ टूटी। किसकी पंक्तियाँ है? तो ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। अगर हम इनकी रचना की बात करें, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, ये सभी किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुर की बात करें, गेहूं बनाम गुलाब, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है गेहूं बनाम गुलाब, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। गेहूं बनाम गुलाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, अशोक के फूल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अशोक के फूल, अशोक के फूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 58वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंच सके जिनके पास सही कंटेंट नहीं पहुंच पाता। तो हमारा 58वां क्वेश्चन है, 100 बार धन्य है, धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कुलपति मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ है कि 100 बार धन्य है एक लाल की, वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अगर हम इनकी रचना की बात करें, साकेत, द्वापर, भारत भारती, यशोधरा, ये सभी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं इनकी। आपको ये याद करते हुए चलना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें, हरिओद की इन्हें क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। कुलपति मिश्र की बात करें, रस रहस्य, रस रहस्य, कुलपति मिश्र। श्रीधर पाठक, एकांतवासी योगी, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, एकांतवासी योगी किसकी है? श्रीधर पाठक की। आप सभी ये नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जयद्रथ वध, हरिओद, कुरुक्षेत्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वैदेही वनवास, मैथिली शरण गुप्त, नए जमाने की मुकरी, दिनकर। आपको ये बताना है कि कौन सी रचना किस लेखक की है। ऐसे क्वेश्चनों से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन से, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब की बार बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले और ऐसे क्वेश्चनों से आपके 4 से 5 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से करने होते हैं। तो आप बताइए, सुमेलित कीजिए कौन सी रचना किसकी है। अगर हम जयद्रथ वध की बात करें तो किसकी रचना है? बताइए। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नए जमाने की मुकरी की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नए जमाने की मुकरी। कुरुक्षेत्र की बात करें, किसकी है? दिनकर की। वैदेही वनवास, हरिओद की।
तो आपको बताना है कि चेदरत ए का आपका कौन सा है, आपका ए का सी, 1 का क्या है सी, 1 का सी, 1 का सी। दो तो आप कैसे कट हो गए। आपको अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो आप ऐसे ऑप्शन से ही आप ऐसे कट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। कुरुक्षेत्र की बात करें तो किसकी है, कुरुक्षेत्र किसकी है, 2 का डी, 2 का डी। तो आपका देखना है 2 का डी, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। वैदेही वनवास की बात करें 3 का आपका ए, ये सही है। नए जमाने की मुकरी डी का आपका बी, ये आपका सही है, ऑप्शन सही है। आप अपना टाइम ऐसे बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, धरती हिलाकर नींद भगा दे, व्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, निम्न पंक्ति किस रचनाकार की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां है एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इनकी। श्याम सुंदर दास, श्रद्धा राम फिल्लोरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसकी है। कि धरती हिलाकर नींद भगा दे, व्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है। बताइए निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें ये कहाँ से ली गई है, ये मैथिली शरण गुप्त के स्वदेश संगीत से ली गई है। स्वदेश संगीत, स्वदेश संगीत से ली गई है। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं की बात करें, यशोधरा, यशोधरा, भारत भारती, ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा गया है महात्मा गांधी द्वारा भारत भारती पर। श्याम सुंदर दास की बात करें, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान किसकी है, श्याम सुंदर दास की। श्रद्धा राम फिल्लोरी की बात करें, सत्यामृत प्रवाह, सत्यामृत प्रवाह, सत्यामृत प्रवाह। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें, हिंडोला उद्धव शतक, हिंडोला उद्धव शतक किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आपको ये ध्यान रखते चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने हमारी वीडियो बड़े ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अयोध्या निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना नहीं है। आपको इसमें नहीं पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो बताइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी नहीं है। चोखे चौपदे, समालोचना दर्श, प्रिय प्रवास या रसिक रहस्य। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमने आपको कंप्लीट थियरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनने वाले द्विवेदी युग से आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको छायावादी युग आपको कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट थियरी और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपको कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के बारे में, वो भी आप ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर आप हमें कुछ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ तो आप लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी तो हमें भी पता चलेगा। अगर हमारे कंटेंट में आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है तो आप वो भी ज़रूर लिखें, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।